टेक्सोनमी से देखो, कल भी मैंने बताया था कि टेक्सोनमी बेसिकली है क्या। अगर इसकी वर्ड की एनालिसिस करें तो पता चलता है कि टैक्सेस प्लस नोमस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, टैक्सेस का मतलब हुआ अरेंजमेंट, नोमस का हुआ नोमस का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, यानी कि किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब अरेंजमेंट किसका करना, सबसे पहले यही जान लो कि टेक्सोनमी हम पढ़ते क्यों हैं, टेक्सोनमी की सिग्निफिकेंस क्या है। उसकी वजह ये है कि आपको ये मालूम है कि पहले से ही प्लांट डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कितना ग्रुप पढ़ रखा है, एल्गी पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है, ब्रायो पढ़ा है, टेरिडो पढ़ा है, देन आप जिम्नो भी पढ़ चुके हो। अब आता है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म अपने आप में ही इतना बड़ा ग्रुप है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, तो उसको ये कह सकते हैं ना कि सारी स्टडी, सारी प्लांट्स की स्टडी हम इजी वे में कर सकें। इसके लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है, या ये कहें कि हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए जो सिस्टम लागू होता है, या तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम होगा तो उसके कुछ रूल्स होंगे, उसी की वो ही जो ब्रांच है वो कहलाती है टेक्सोनमी, जिसमें हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई कि किन्हीं रूल्स की बात हो रही है। दूसरी बात है कि सब यहाँ पे प्रेजेंट कैसे देते हो, यहाँ पे प्रेजेंट ना दिया करो कि हम प्रेजेंट अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, और उसके बाद अगर आपकी और हर दिन रश्मि भी आप सेंड कर देना, जब तब अगर किसी की ना लगी हो और वो क्लास में प्रेजेंट हो तब आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा। नेक्स्ट वन आता है कि ये टेक्सोनमी का जो टर्म था वो दिया किसने था, ये नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 1813 में एपी कैंडोली थे, एपी कैंडोले। ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था टेक्सोनमी का। ठीक है, तो एक बात तो ये भी समझ में आती है कि टेक्सोनमी का मतलब कहीं ना कहीं टेक्सोनमी रिलेटेड है क्लासिफिकेशन से। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें दिया हुआ है सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है, अगर टेक्सोनमी में ही क्लासिफिकेशन है तो सिस्टमैटिक्स क्या है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बेसिकली वो एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रांच है। ठीक है, जिसमें टेक्सोनमी इंक्लूडेड है विद क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अब ये, और पहले क्या माना जाता था कि टेक्सोनमी एक सिंथेटिक ब्रांच है जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, या क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला आ जाता है सिस्टमिक बॉटनी, सेकेंड वन है नॉमेनक्लेचर, थर्ड वन है टेक्सोनमिक सिस्टम, फोर्थ वन है डॉक्यूमेंटेशन। अब ये एक एक करके समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ें। ठीक है, अरेंजमेंट या सिस्टमिक बॉटनी का तो समझ में आ रहा है, कोई सिस्टम दिया जा रहा है जिसके थ्रू प्लांट्स की स्टडी को इजी बनाते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स नॉमेनक्लेचर से मतलब नेमिंग से है। ठीक है, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है। ठीक है, टेक्सोनमिक सिस्टम जिसमें क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, कैरेक्टर्स को पहचानना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, जो आपने हर्बेरियम पढ़ा, बोटेनिक गार्डन पढ़ा, कि वो सारी या लैब वर्क जितना हो रहा है उसको डाटा कलेक्ट करके अपने पास रिकॉर्ड फॉर्म में रखना, वो कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन। ताकि बार बार अगर हमको किसी पर्टिकुलर प्लांट की स्टडी करनी है तो दोबारा ऐसा ना हो कि फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़े। हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमने उससे कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया। ठीक है, ये तो बात तब इसी वजह से इसको सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये हुआ कि कई चीज़ों से मिल करके तब एक ब्रांच बनी जिसे कहा गया टेक्सोनमी। ठीक है, अब लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट जब आ रहा है, ये बात समझ में आती है कि टेक्सोनमी में बेसिकली आपने पढ़ रखा होगा कि इंक्लूडेड क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये चीज़ पढ़ रखी है ना 11th या 12th में। एक बार जरा यस करके बता दो कि हाँ, बस एक ही लोगों ने पढ़ रखी है, बाकी सब लोग सो रहे हो क्या। अच्छा, पलाक्षी ने भी बताया। ठीक ठीक ठीक, चैट बॉक्स में भी बता दोगे तो भी मुझे दिख जाएगा। ओके, तो वो कहलाता है कि टेक्सोनमी में इंक्लूडेड है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अभी तक जो आप पढ़ते थे वो यही तरीका पढ़ते थे। अभी क्या है कि अब चलो अच्छा इसको बाद में क्लियर करेंगे, पहले सिस्टमैटिक समझ लेते हैं। तो अभी जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें क्या है
कि अप्लाइड टेक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस है वो भी अप्लाई करी जा रही। जैसे कि मान लीजिए क्लासिफिकेशन है, उसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए, ठीक है, पहले ये हुआ, उसी के बेसिस पे ये अल्फा बीटा और ओमेगा टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट आया, ठीक है। जैसे कि अब ये तो हो गया सिंथेटिक ब्रांच, जो पुराना कंसेप्ट था। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या है कि उसमें साइटोलॉजी भी देखी जाती है, प्लांट की एनाटॉमी भी देखी जाती है, मॉर्फोलॉजी तो पहले से ही देखी जा रही थी, तब प्लांट्स को क्लासिफाई किया जा रहा था। अब उसके क्रोमोसोम नंबर है ये या जेनेटिक्स है, वो सारा चीज़ें भी देखी जा रही हैं, ठीक है। तो मॉडर्न कंसेप्ट एकदम एडवांस है, जिसमें सारी ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के तब एक नई ब्रांच टेक्सोनॉमी से ही रिलेटेड, जैसे कि अगर साइटोटेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइटोलॉजी को भी कंसीडर किया जा रहा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है नेटवर्क चला गया ना। सबको, किसी को वॉइस नहीं आ रही है बच्चों, किसी को वॉइस नहीं आ रही है क्या? किसी को वॉइस नहीं आ रही है? एक बार अनम्यूट करके बताओ। शिफा, ये तुम क्या कर रहे हो? हैं? मेरी तरफ से चला गया क्या? बात चल रही थी सिस्टमैटिक्स की, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का जब कंसेप्ट आया तो वो क्या कहता है कि उसमें ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या था, टेक्सोनॉमी था, यानी कि अब इसमें सिस्टमिक बॉटनी भी है, नॉमेनक्लेचर भी है, क्लासिफिकेशन भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। एंड द लास्ट वन कि अब इसमें क्लासिफिकेशन को भी ऐड कर दिया गया, ठीक। तो ये यानी ये भी कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स हो गया एक बड़ा ब्रांच, या ये कहें कि फादर हो गए सिस्टमैटिक्स और उसके बच्चे हो गए टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो एडवांस ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है कि टेक्सोनॉमी में आप करते क्या क्या चीज़ें हो, ठीक है। तो उसमें इंक्लूडेड है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये चीज़ बताई थी, ठीक है। एक्चुअल पैटर्न क्या होता है, वही जो मैंने कल बताया कि पहले शख्स आता है, उसकी फिर नेमिंग करी जाती है, उसके बाद ऑलरेडी यानी कि वो क्लासिफाइड है क्योंकि उसके पास कैरेक्टर्स हैं, बाद में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है, यानी कि जब भी आप आंसर लिखोगे टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स देन क्लासिफिकेशन, देन नेमिंग या नॉमेनक्लेचर, देन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और साइंटिस्ट आए, नाम था उनका टर्रेल, ठीक है, TURILL, ठीक है, टर्रेल। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने टेक्सोनॉमी के ही जो इनिशियल टाइम में जो ब्रांचेस दी थी, वो कहा कि टेक्सोनॉमी में 3 कैटेगरीज हैं। एक अल्फा टेक्सोनॉमी कहलाती है, दूसरी बीटा टेक्सोनॉमी कहलाती है, तो थर्ड वन इज ओमेगा टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये जो अल्फा टेक्सोनॉमी था उसका कंसेप्ट क्या था उसे समझ लो। देखो, जब कभी हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की किसी भी प्लांट्स की या प्लांट ग्रुप की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते थे, तो वो वाली ब्रांच कहलाती थी अल्फा टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर से देखने में वो कैसा है, ठीक है, 4 पत्तियां दिख रही हैं उसकी पेटल्स में, या पेटल्स 4 हैं या 2 हैं, ठीक है, या पेटल्स और सेपल्स 5 साथ में जुड़ गया है, यानी टेपल बना लिया, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ें यानी कि बाहर से देखने में कैसा दिख रहा है, कलर क्या है, सेपल्स कितनी है, तो ये सारा आता था अल्फा टेक्सोनॉमी में, ठीक है। जब बीटा टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट आया तो अल्फा से कुछ ज़्यादा एडवांस्ड है, ये एकदम सिंपल, जो जैसा कोई दिख रहा है शख्स उसको वैसा ही लिख दिया गया, ठीक। तो जैसा प्लांट दिख रहा था वैसा लिख दिया गया कि पेटल्स ऐसी इस कलर की है, पेटल्स के नंबर्स इतने हैं, ये ऐसे अरेंज है, इसमें ये वाला एस्टिमेशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक। जो बीटा टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जब हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, साइटोलॉजी देखते हैं, उसका ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी देखते हैं कि वो प्लांट कहाँ ग्रो करता है, किस तरह की सॉइल में ग्रो करता है। जब ये सारी ब्रांचेस भी ऐड कर दी गई तो वो कहलाई बीटा टेक्सोनॉमी। उसकी स्टडी जब इन सब मतलब प्लांट की स्टडी तो क्लासिफिकेशन, नेमिंग और इन सब चीज़ों का तो है ही, लेकिन साथ में उसकी एनाटॉमी भी देखी जा रही है, ठीक है। तो
जब ये सारे ब्रांचेस और इन्वॉल्व कर दिए गए तो उसको कहा गया बीटा टेक्सोनॉमी, ठीक है। थर्ड वन इज ओमेगा टेक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो इसमें क्या ये और भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें क्या है कि एक तो जो भी माइक्रोस्कोपिक या फिर लेबोरेटरी से कह सकते हैं इकट्ठा किया हुआ डेटा था, उसके बेसिस पे जो स्टडी करी गई या उस बेसिस पे जिस ब्रांच में स्टडी करी जाती है वो कहलाती है ओमेगा टेक्सोनॉमी। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन से कुछ मिलती जुलती है, ठीक है। यानी हमने रिसर्च में अगर देखी कि उसमें क्रोमोसोम नंबर इतना था और उसको हमने यहाँ पे लिखा, उसी के बेसिस पे अब हमने प्लांट को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया है, प्लांट की पूरी स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा अल्फा टेक्सोनॉमी। ये बात क्लियर हुई? जरा एक बार मुझे चैट बॉक्स से ही बता दो कि अल्फा बीटा टेक्सोनॉमी बता दूं फिर से। देखो यस मैम। अल्फा में तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हुई, ठीक है। बीटा में क्या है, मॉर्फोलॉजी भी कंसीडर कर रहे हैं, एनाटॉमी भी कंसीडर कर रहे हैं, इकोलॉजिकल व्यू भी उसका देख रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी क्या है ये भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करी जा रही है टेक्सोनॉमी में, उसकी भी स्टडी करी जा रही है, तो वो कहलाती है बीटा टेक्सोनॉमी, ठीक है। और जब ओमेगा की हम बात करें तो ओमेगा तो सिंपल है कि लैब वर्क या जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है उसके बेसिस पे जो स्टडी करी गई वो कहलाई ओमेगा टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये क्लियर है? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि कल भी मैंने बताया था। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहला टेक्सॉन से, ठीक है। टेक्सॉन में मैंने बताया था कि टेक्सॉन बेसिकली एक कैटेगरी है या रैंक कहलाती है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि ये टेक्सॉनमी, ये जो रैंक है वो एक्चुअल में क्या कल किसी ने बताया था बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, शायद है ना, शायद ऐसा कुछ करके बताया था। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्पीशीज हो जाएगी, ठीक। टेक्सॉन क्या है, रैंक या कैटेगरी कहलाती है, ठीक है। अब ये रैंक और कैटेगरी का मतलब जैसे कि किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये जो एक्चुअल में ये कैटेगरीज ही तो है, इसमें कुछ नंबर्स ऑफ प्लांट आएंगे, इसमें कुछ और आएंगे, इसमें कुछ और, है ना। सबका नंबर भी एक तरह से फिक्स होगा। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, देखो इसको मैंने ऐसे मतलब स्टेयर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो लग रहा है स्टेयर्स बना रहे हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये लिखने का तरीका यही होता है एक्चुअल में। वो जो क्लासिफिकेशन ऐसा सीधा वाला लिख देते हो ना फाइल में, तो वो तो कंजूसी वाली बात हो गई, ठीक है, कि हम पेपर बचा रहे हैं, हाँ, वो मतलब इको फ्रेंडली वाली बात हो गई। लेकिन एक्चुअल में जब कभी जो एक सही तरीका है, ठीक है, वो यही है। वजह क्या है, ये जब इस तरह से लिखते हो तो वो एक हायरार्की शो कर रहा है। हायरार्की का मतलब या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा। अगर ये दो टर्म कहीं मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होना कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्या है या हायरार्की क्या है, ठीक है। वो हायरार्की कोई और नई चीज़ नहीं है, यही है, ठीक है। ये जो पैटर्न दिखा रहा है, कैसे, क्योंकि आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। छोटा सा कोई भी एंजियोस्पर्म का प्लांट लिया हमने, ठीक। तो अभी हमने कोई प्लांट लिया, देखा उसे, हमने कहा ये चूँकि इसमें क्लोरोफिल है, लीव्स दिख रही हैं, उसका मॉर्फोलॉजी देखी तो हमने क्या कह दिया कि ये प्लांट क्या है, मतलब किस किंगडम में आएगा, एनिमल किंगडम में आएगा कि प्लांट में आएगा। ऑफ कोर्स प्लांट में आएगा, इतना तो पहचान लोगे, है ना। तो ये क्या, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किस में होंगे, किंगडम में होंगे ना। प्लांट्स ज़्यादा है कि स्पीशीज ज़्यादा है, ये बात समझ पा रहे हो? एक बार मुझे ज़रा चैट बॉक्स से बताओ कि ये जो अब तक बताया हायरार्की वाली बात और कम और ज़्यादा वाली बात, ये बात समझ में आएगी? फिर से बताओ। हाँ, अभी आ रही है ना, अभी और एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि फिर इसके बाद अगर उससे नीचे आएंगे, डिवीजन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर उसका है, तो क्या है, बस ठीक है, मैं समझ गई, आ रहा है। डिवीजन में इससे प्लांट ग्रुप के कंपैरिजन में या प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में डिवीजन में थोड़ा कम नंबर होगा प्लांट का, ठीक है। उससे कम क्लास में, उससे कम ऑर्डर में, इसीलिए तो अब धीरे धीरे वो क्या स्पेसिफिक होते जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये निकल के आए कि नंबर की बात, ठीक। और धीरे धीरे जब स्पीशीज पे आएंगे तो हो सकता है स्पीशीज में जो नंबर है, शिवानी इतना लेट क्यों आ रहे हो?
अब फिर से कौन बताएगा तुम्हें? यानी कि स्पीशीज का जो नंबर है वो यहाँ किंगडम के कंपैरिजन में सबसे कम होगा। मगर दूसरी बात क्या है कि जो स्पीशीज में लाई करेंगे मेंबर्स, ठीक है, या जो भी इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें अगर आप देखोगे तो उनमें सिमिलैरिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, क्लोज रिलेटिव्स होंगे, ठीक है। और जैसे आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे इधर तो क्या होगा, डिसिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ोगे यानी कि स्पीशीज की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जितने भी क्लोज रिलेटिव हैं वो सारे आते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्रेसिकेसी फैमिली में, ठीक है, जितना भी मान लीजिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिया मैंने, ठीक, एक प्लांट ये लिया, दूसरा लिया ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। ये दोनों ही, एक बात तो समझ में आ रही है कि दोनों का नाम देखिए, जीनस ब्रेसिका ही रखा गया, स्पीशीज फर्क है। एक कहलाई, क्या कहलाई, साइंटिफिक नेम। हाँ, आज का एक होमवर्क लिख लीजिए पहले आप सभी, एक होमवर्क लिख लो बच्चों। समझ में आ गई ना कि स्पीशीज नंबर क्लोजली रिलेटिव जितना स्पीशीज और जीनस में होगा उतना इनमें नहीं होगा, ठीक है, क्लोज रिलेशन, यानी कि कैरेक्टर्स काफ़ी सिमिलर होंगे जैसे जैसे हम हायरार्की में स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं तब, ठीक है। और अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर किस में ज़्यादा होंगे, किंगडम में, ठीक। नेक्स्ट वन आता है फ्लोरा। इसको लिखोगे क्या कि व्हाट इज टेक्सॉन, एक लाइन लिखोगे कि नोट्स भेजना पड़ेगा, नोट्स ही भेज दूंगी। देखो फ्लोरा की बात कहा था तो तब मैंने कहा था कि जितना भी नंबर ऑफ कहीं के किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी फ्लोरल वेजिटेशन है, ठीक है, वो कहलाता है फ्लोरा। फ्लोरा और फौना दो ही चीज़ें होती है, मतलब या तो एनिमल होंगे या तो प्लांट्स होंगे, ठीक है। हम लोग भी तो एनिमल में ही आते हैं, एनिमल में आते हैं, थोड़े एडवांस एनिमल हैं, बाकी आते तो एनिमल किंगडम में, एनिमलिया में ही तो आते हैं। तो फ्लोरा क्या हो गया, बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी वेजिटेशन है या नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है स्पीशीज। स्पीशीज के लिए भी कल मैंने बताया था कि जब भी टेक्सोनमी में भी कहते हैं तो एक तो ये बायोलॉजिकल यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन की, एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरी बात है स्पीशीज बार बार, क्योंकि जो मैंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट से बताया था कि कोई भी ऐसा, बल्कि स्पीशीज को लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। ये मैंने बताया था ना कि जो स्पीशीज होती है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है। अगर कोई दो इंडिविजुअल्स इस कैटेगरी या इस मतलब ये कह सकते हैं इस शर्त को पूरी नहीं करता है तो वो दो अलग अलग स्पीशीज होंगी, ठीक है। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके लिखवाई है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो वो आपस में इंटरब्रेट कर सके तभी वो कहलाएंगे कि वो एक स्पीशीज की है। जैसे कि वही डोंकी और हॉर्स वाला, अगर मान लीजिए कि हाँ, अगर आपने रिप्रोडक्शन मीटिंग करा भी दी तो भी क्या होगा, स्टेराइल होगा, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो स्टेराइल होगा। नेक्स्ट वन आता है आपका फ्लोरल डायग्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लोरल डायग्राम। उससे पहले मैं क्लेड पर जाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज अ क्लेड, हो सकता है वैसे ये थोड़ा सा MSc लेवल का हो जाएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं लिटरेचर में पढ़ो और ये चीज़ें आ जाए तो ये नहीं समझना कि पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। क्लेड की जब भी हम बात करते हैं, ये जो स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ जब बनना शुरू होती हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि स्पेशिएशन कहलाता है। वो जो फिनोमेना है कि नई नई स्पीशीज़ का बनना, तो वो कहलाता है स्पेशिएशन, ठीक है। अब क्या है कि जब कभी हमारे पास पूरा एक ये कहें कि एक स्पीशीज़ से कई सारी स्पीशीज़ जब डेवलप होती हैं, ठीक है, और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है, या हम ये कहें कि हम उसकी स्टडी इस तरह से करते हैं कि हमें पेरेंट का पता चल जाए, तो वो सारा ये जो सारा पेरेंट के पता करने जैसा चीज़ है वो कहलाती है क्लेड, ठीक है। ये समझने के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज से डिफरेंट होगी, वैसे ये आपके में पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, मोनोफाइलेटिक होता है, पैराफाइलेटिक होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बना करके बता रही हूँ, ठीक है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो एक कोई स्पीशीज़ थी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पीशीज़,
मतलब ये मदर स्पीशीज थी या पेरेंट स्पीशीज थी। फिर क्या हुआ, इससे स्पीशीज 2 डेवलप हुई, ठीक, बल्कि इसी से ऐसे कर लेते हैं, 2 स्पीशीज डेवलप हुई, एक स्पीशीज 2 डेवलप हुई, एक स्पीशीज 3 डेवलप हुई, ठीक। अब क्या है कि 3 से फिर फर्दर दूसरी स्पीशीज डेवलप हुई, जैसे कि स्पीशीज 4 और यहाँ पे स्पीशीज 5, ठीक, और यहाँ पे कर लेते हैं स्पीशीज 6। तो अब इसको ऐसे समझो कि जो स्पीशीज ये वाला जो मेन है, मतलब कि जो पॉइंट पर है या बेस पर है, ठीक है, रूट पर जो प्रेजेंट है वो कहलाएगा मोनोफाइलेटिक, इन सब के लिए, इन सारी स्पीशीज के लिए, ठीक है। लेकिन जब कभी हम स्पीशीज 4 की और स्पीशीज 5 की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा पैराफाइलेटिक, ठीक। मोनोफाइलेटिक ये हुआ, पैराफाइलेटिक ये हुआ, ठीक। ये बात समझ में आई सबको कि किसी को नहीं? किसी को समझ में आई ये बात चीज़? जैसे कि अगर हाँ एक एग्जांपल ले ले, ब्रेसिका का ही मान लो ले लो, ठीक है। ब्रेसिका ये गार्ड गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारा किसी एक ही ब्रेसिका की स्पीशीज से ही तो डेवलप हुआ होगा। तो वो जो स्पीशीज जो वाइल्ड प्लांट था जिससे फर्दर ये गार्ड गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें बनी हुई है, ऐसा लग रहा है मैं सच इतनी जल्दी नहीं बोल रही, तो वो कहलाएगा मोनोफाइलेटिक, और उससे फर्दर ये सारा पैराफाइलेटिक, ठीक है। जितना डिस्टेंस पे होता जाएगा तो 2 अलग अलग मतलब यही है ना कि ब्रासिका कंपेस्ट्रिस भी है, लेकिन इनके ब्रासिका कंपेस्ट्रिस में और ब्रासिका ओलेरेसिया 2 पर्पस ही एकदम अलग अलग सा हो गया है ना। तो ये मैं केवल एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली मतलब आपके केवल ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है, पैराफाइलेटिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से इसलिए समझ लेना कि ये एक तो ज़िंदगी भर के लिए भी हो जाएगा, दूसरी बात है ज़िंदगी भर से पहले अभी इस सेमेस्टर के लिए हो जाएगा। फाइल बनाओगे या कभी फैमिलीज पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ मतलब ये हो जाएगा ना कि आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगेंगे। जब चीज़ समझ में आती है तभी वो ब्रांच अच्छी लगती है, ठीक है। नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पता नहीं पूरा ये शो हो रहा है आपको? नहीं, डायग्राम ये फ्लोरल डायग्राम नहीं हो रहा है, मैम हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है। अब अभी भी हाफ आ रहा है। ऐसा ना कहो, हमको तो यहाँ स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, हैं? नहीं मैम हाफ आ रहा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अरे रुको अभी अभी मूव कर रही हूँ ना लैपटॉप, इसलिए नहीं आ रहा होगा। अब 2 मिनट वेट करो और अब देखो, वो लिखा हुआ नहीं, केवल आप ये सर्कल बताओ, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी ना तो उससे समझना। नो मैम नहीं आ रहा है, अंजलि नहीं आ रहा है। आ गया, आ गया मैम, पूरा आ गया। पूरा आ गया तो बोर्ड टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। मैं फिक्स करा लूँगी ना तो फिर मुझे ये लगता है कि नीचे मुझे जाना पड़ेगा रूम में, और फिर वो डिस्टर्ब होगा, सबको डिस्टर्ब करेगा। एनीवेज, तो देखो इसमें पहली बात तो ये समझो, फ्लोरल डायग्राम से थोड़ा थोड़ा अवेयर हो सब लोग। क्या है एक एग्जैक्टली फ्लोरल डायग्राम होता क्या है, अपने अपने लेवल से बता दो मुझे एक बार। किसका ये टीएस रिप्रेजेंट करता है, किसके टीएस को, ये अगर बता सकते हो तो ये बता दो। तो भी फ्लावर के नहीं, यही चीज़ होती है, हमको नहीं बताया किसी ने, फ्लावर के नहीं होता है, ठीक है। बाद में जब हम एमएससी में पहुंचे तब हमें पता चला अच्छा ये फ्लावर का नहीं होता है, बड का होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको अरेंजमेंट भी देखना होता है ना, कुछ बच्चे आते हैं प्लांट लेकर के, कहते हैं कि मैम देखिए उसमें बुक में तो ये वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है टाइटल में, और यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप कर रही हैं। तो एक्चुअल में वो ओवरलैप इसलिए कर रही हैं क्योंकि जब आपको फ्लावर मिला तो वो फ्लावर कैसा मिला, ओपन मिला, ठीक है। जबकि वो जो फ्लोरल डायग्राम है वो किसका है, वो मैच करता है किससे, बर्ड से। हाँ, तो बर्ड में जो कंडीशन होगी वो ही एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो गया कि इट इज अ टीएस ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फ्लोरल बर्ड का टीएस है, ना कि फ्लावर का, ठीक। फ्लावर जब ओपन हो जाएगा तो उसमें कंडीशंस कुछ और ही नजर आएंगी, राइट।
लेकिन फिर भी अपनी आंखों पे ज़्यादा विश्वास करना। जब भी फैमिली डिस्क्राइब करोगे तो उसमें जो प्लांट आपको मिल रहा है, उसमें जैसा एस्टिमेशन देख रहे हो, उसको थोड़ा सा बेस की तरफ से देखिएगा तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, बेस का मतलब जहाँ से वो मदर एक्सेस से, या ये बोले कि पेरेंट प्लांट की जो स्टेम होती है उससे अटैच रहता है। ठीक, अब जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो एक मदर एक्सेस जरूर बनाते हो, है ना। मदर एक्सेस क्या डिनोट करता है कि प्लांट का ये फ्लावर है या जो बर्ड है, फ्लावर क्या बर्ड जो है वो कैसे अटैच है पेरेंट ब्रांच से। ठीक है, तो ये लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, हमेशा पोस्टीरियर होगी। ठीक, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अबव वाला साइड क्या कहलाया, पोस्टीरियर एंड। ठीक है, एंड बिलो वाला साइड एंटीरियर एंड। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। ठीक, हाँ, और जब भी आप यानी कि मदर एक्सेस अगर आपसे कोई पूछे कि किस एंड पर होती है तो ऑलवेज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड। हाँ, पोस्टीरियर। ठीक, एंड ब्रैक्ट जब भी प्रेजेंट होगा, ठीक, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट एंटीरियर एंड। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये तो आपको मालूम है, फ्लोरल वर्ड से सभी लोग अवेयर होने चाहिए या होंगे ही। ठीक है, आउटर मोस्ट किसका होता है, जरा एक बार अनम्यूट करके मुझे बता दो, आउटर मोस्ट वर्ड किसका होता है, किसका आउटर मोस्ट वर्ड किसका होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स तो बोलते हैं। अगर एक मैं पर्टिकुलर की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, कैलेक्स तो सैपल, एग्जैक्टली सैपल। ठीक है, देन आता है सेकंड वर्ड किसका होता है, कैलिक्स के बाद पेटल्स, पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, कोरोला। हाँ, तो यानी कि ये पेटल्स हो गए। ठीक है, ये रेड वाली पेटल्स हो गई जो कि कलरफुल होती। देन किसका वर्ड होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है, क्या, स्टेमन है। यस, एग्जैक्टली। द लास्ट वन इज गाइनोशियम। हाँ, गाइनोशियम, इसकी यूनिट क्या है, क्या है, पिस्टिल, ओवरी। अच्छा, पिस्टिल, कार्पल। पलाक्षी तुम बोली, कार्पल, कार्पल। ठीक है, इसकी यूनिट कार्पल है। ठीक है, पिस्टिल विस्टिल नहीं। तुम ये डायरेक्टली हमेशा कार्पल याद रखो, ये इसलिए भी आसान रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल में भी आसान रहेगा, और जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी। ठीक, पिस्टिल कार्पल एक ही बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी कार्पल हर जगह कार्पल ही कार्पल लिखा रहता है, राइट। तो ये है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये तो हो गए 4 वर्ड्स। ठीक है, अब जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्या, पहले तो हमेशा ऐसे, क्योंकि ये अरेंजमेंट दिखा रहा है, टीएस दिखा रहा है, तो ये प्रॉपरली बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इधर भाग रही है और एक उधर भाग रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात सत्य है कि नेचर में, हाँ, नेचर में एकदम वो हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती। क्या क्या, हाँ बताओ, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हो, पूछो। पेरियंस, एग्जैक्ट